मंच से पूछा गया खेला हॉबे कि ना, नीचे से आवाज आई खेला तो हॉबे। बंगाल की सियासी जमीन पर खेल होगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। यह खेल कितना होगा? कई जगहों पर यह खेल हिंसा के तौर पर भी रिफ्लेक्ट करने लगा है चुनावों से पहले ही। हमारी आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज हुगली के मंच से मोदी को सीधी चुनौती दी। चाहे जो करना है कर लो, बंगाल में बंगाल का ही शासन होगा, गुजरात का बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी इस महाभारत में ताल ठोक कर खड़ी है कि चाहे जो हो, पीसी राज बंगाल से उखाड़ फेंका जाएगा। और इन सब के बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए मुश्किल बनने जा रहे हैं दो नाम। कौन है वो दो नाम? क्यों बढ़ाने वाले हैं वो मुश्किल? आज की कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, जिनसे यह भी पूछेंगे कि क्यों चुनाव आते आते नेताओं के बोल इतने बिगड़ने लगते हैं। रावण, दैत्य, दानव तक बात पहुंच जाती है। लेकिन पहले यह बड़ी खबर, ममता बनर्जी का मोदी पर बहुत बड़ा हमला। बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री को बताया रावण, देश को दानव और रावण चला रहे हैं, कहा ममता बनर्जी ने। ममता ने मोदी पर झूठ बोलने का आरोप मढ़ा। किसी कीमत पर बंगाल नहीं ले जाएंगे मोदी, किसी कीमत पर बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। देखिए, খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদের থেকে বিজেপি বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে। একটা পার্টি, একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। कई तो बहुत सारी बातें गई, लेकिन ये एक तरीके से अगर आप इसे बदजुबानी मानते हैं तो इसका कल्मिनेशन आज के भाषण में था। दैत्य, दानव, ये दो मिलकर रावण और दानव चला रहे हैं देश को। इसके पहले भी आपने कई मौकों पर कहा, देखा होगा, ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदुत्व सिखा दूंगी कान पकड़कर मोदी को। कभी ये कहती हैं कि हिंदी सीखनी है तो मैं सिखा दूंगी कान पकड़कर मोदी को। यहां तक बात नहीं, अब दैत्य और दानव तक, रावण तक बात पहुंच गई। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ, सुपर्णो मोइत्रा, प्रवक्ता टीएमसी के, बहुत संभ्रांत तरीके से अपनी बात टीएमसी में रहते हुए भी कहते हैं, बड़ी हैरानी और आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजमल खान प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक हमारे संवाददाता कुछ देर में हमको ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की इस रैली में मैं सुपर्णो जी आपसे जानना चाहता हूं, जरूरी था क्या सुपर्णो जी ये इस तरीके के विशेषणों का इस्तेमाल, इतने नकारात्मक विशेषणों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनके साथ के लोगों के लिए? दिनेश जी, आपको प्रणाम। और मेरे साथ जो सहयोगी आज इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं उनको, और तमाम जो लोग इस अनुष्ठान को देख रहे हैं, आपके ज़रिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पहला चीज़ जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, हमारी जो पार्टी की नेत्री है और तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक प्रतिमात्मक तरीके से उन्होंने रावण शब्द का प्रयोग किया। और अगर रावण का अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें तो उनका जो 10 सिर जो था, उसका 10 गुण उसके बारे में बात करते थे। कौन सा 10 गुण था उनके बारे में? एक है अहंकार, दूसरा बुद्धि, तीसरा है चित्त, चौथा है काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, मानस, मोह और मद। ये जो 10 जो गुण है, और राम और रावण के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो सच्चाई और बुराई की लड़ाई। तो ये प्रतिमात्मक तरीके से ममता बनर्जी ये रावण बुराई का खात्मा होगा, और जिस किस्म का ये चल रहा है उसका खात्मा होगा। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश की जनता ने जिनको वहां पर बिठाया है, उनके लिए इन विशेषणों का इस्तेमाल आप ठीक मानते हैं क्या? सर आप ही से सवाल है। देखिए, अभी हम एक प्रधानमंत्री जी के बारे में, अभी ये प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया गया है। ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के बारे में किया गया है।
तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में बात नहीं हो रहा, दो दल के बारे में बात हो रहा है और दो प्रमुख के बारे में डिफेंड कर रहे हैं सर। और देश को चलाने वाले रावण हैं और दानव हैं, के बात हुआ है, ये कहा गया है सर। खैर, मैं गौरव भाटिया के पास अब इस बात को लेकर जाता हूं। गौरव भाटिया, क्या नौबत आ गई कि तुलना यहां तक उपमान और उपमेय पहुंचने लगे? दिनेश जी, देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा जी हों, जा रहे हैं, हमने देखा एक बहुत ही घबराई हुई, डरी हुई ममता दी, जिनको मैं दी कह रहा हूं क्योंकि दीदी हैं वो हमारी, वो जानती हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और यहाँ पे सुपर्णो जी को मैं सुन रहा था। सुपर्णो जी, दुश्मन और विरोधी में फर्क होता है। राजनीति में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, विरोधी होते हैं, दुश्मन कोई नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए पहले भी अपशब्द ममता बनर्जी जी ने ही बोले हैं। मैं उनको थप्पड़ मारूंगी, कंकड़ वाला रसगुल्ला दूंगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के लिए उन्होंने कहा था, नड्डा बड्डा गड्ढा ऐसे कुछ करके। मैं अगर बोलूं ममता क्षमता कमता टमता रमता चमता, बोलूंगा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी ममता बनर्जी जी को कह सकता हूं कि वो सूपनका की तरह है, मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। हम मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दे आज क्या है? जो भ्रष्टाचार वहां पे है ना, हमने देखा शारदा नारदा स्कैम, तोलाबाजी, कट मनी, ये मुद्दे हमने उठाए हैं और ये जग व्यापी है। दूसरी बात, हमने देखा किस तरह से वहां पे वंशवाद की लहर और सांप्रदायिक राजनीति, एक बयान जो सब कुछ बता देगा दिनेश जी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं मुसलमान क्योंकि दूध देने वाली गाय है, उनकी दुलत्ती भी खा लूंगी। और अगर हिंदू वहां पे जय श्री राम का नारा लगा देता है तो वो चमड़ी उधेड़ देंगी, ये बोलती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जब हम आदर समर्पित कर रहे थे तो क्या हुआ? उन्होंने कहा ये तो मुझे चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस राजनीति का अंत होना चाहिए और पश्चिम बंगाल को गुजरात ही बनाना है। नहीं, वैसे मुद्दे भी उठाए गए। बंगाल के जो लोग हैं वो ये बदलाव अब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तोलाबाज तो 5-10 रुपए लेता होगा, लेकिन ये जो मनी खाते हैं वो कौन सी कैट मनी है क्या? उसको क्या कहें? रैट मनी कहें, कैट मनी कहें? देखिए, असली रैट जो है वो ममता बनर्जी खुद हैं। इनसे सवाल करिए ना तो चूहे की तरह बिल में घुस जाती हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये विकास के खिलाफ एक मुहिम नहीं है? मैं आपको 3 जल्दी से उदाहरण दे देता हूं। पहली बात, आयुष्मान योजना क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में लागू होने दी? लाभ गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा? पीएम किसान सम्मान निधि 78 लाख किसान जो है पश्चिम बंगाल में, ये तो तक जो 2000 रुपए ये आपकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है और उधर से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे आरोप गलत हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए किनके होटल से वो किनके पैसों से होटल बना है, जहां से भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर चलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कोल माफिया के होटल से तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और हमारे घर में बहू बेटियों से पूछताछ हो रही है। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन उससे पहले सीबीआई रेड से बौखलाई ममता बनर्जी का चैलेंज, मेरे साथ पूरी टीएमसी को डाल दो जेल में, कहा ममता बनर्जी ने। ममता ने हुगली के मंच से कहा खेला हॉबे। ममता ने खुद को फिर घायल शेर नहीं बताया, बोली नॉर्मल से खतरनाक होता है घायल शेर। তুমি যদি পলিটিক্যালি ফাইট করো তাহলে তোমার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কেন? নাও না, কজনকে অ্যারেস্ট করবে করো। তৃণমূলে আমার 20 লক্ষ ওয়ার্কার আছে, সবাইকে অ্যারেস্ট করো, যাও, ইনক্লুডিং মি। আমাকে সবাইকে আমাদের অ্যারেস্ট করো আর জেলে রাখো। শোনো, তৃণমূল কংগ্রেস এমন রাজনৈতিক দল না, তুমি এই আদি শক্ত গ্রামে যদি আমায় গাছ করে পোতো, আমি তোমার দিল্লিতে গিয়ে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়াবো। शेर घूमेगा तो मैं आपकी दिल्ली भी देख लूंगी। गौरव भाटिया, देखिए, ममता जी ने बिल्कुल सही बात कही अपने लिए। आपको शेरनी कहाँ मिलेगी? आपको शेरनी जंगल में मिलेगी और जंगल राज तो है ही आज पश्चिम बंगाल में। अराजकता की मूर्ति है ममता बनर्जी। हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मारा है टीएमसी के गुंडों ने। और कानून व्यवस्था क्या प्रदेश सरकार का विषय नहीं है? गौरव तो भाटिया, वहां ये जंगल राज है।
भाई अगर आप कैलाश कहती विजय हैं कि वर्गीय कोई जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के, माफ कीजिए व्यक्ति आपको है, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कैलाश विजय वर्गीय जब देखने जाते हैं एक घायल भारतीय जनता पार्टी के रोक रहे हैं, कार्यकर्ता अच्छा नहीं है, को, दिनेश जी, नहीं मैं आप आपको मेरी बस बात एक चीज पूरी कहना चाहता हूं, वो उन्होंने भी यही कहा था कि तुम शेर हो हमारे। देखिए ये जंगल राज, शेरनी या चूहा, ये सब जो है जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जैसे लोकसभा में हमारी 18 सीटें आई थी तो पता चल गया था। जनता हमारे सर माथे पे, जो जनता तय करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 का ठीक है, जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। आपकी इस बात को लेकर आगे जाना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत साहब के पास जाना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, हाई वोल्टेज मामला बस दो ही तरफ दिखाई दे रहा है, आप लोग इस पूरे प्रसंग में कहां हैं? हम जनता के बीच में है दिनेश जी। दो बातें बड़ी स्पष्ट करें हम आज, कि असलियत का मुकाबला असली तृणमूल और नकली तृणमूल के बीच में नहीं है। नकली तृणमूल यानी भारतीय जनता पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से निकाले हुए परित्यक्त नेताओं का एक जमावड़ा है, वो उससे लड़ाई नहीं है तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है हमारे गठबंधन से। वो कांग्रेस, वामपंथी दल, बाकी सारे लोग हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद आप सब लोगों को भी पता चलेगा कि ये लड़ाई तृणमूल की और हमारी है। नकली तृणमूल को किसी को चुनना होगा तो असली तृणमूल को चुनेगी। सीधी सीधी सी बात है। दो बातें मैं आपसे कहूं भी, आदरणीय गौरव भाटिया जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। बंगाल में मां दुर्गा का अपमान दिलीप घोष करते हैं। बंगाल में भगवान श्री राम को राजा राम कह करके उनके मंदिर को महल बनाने का काम श्री दिलीप घोष करते हैं। बंगाल की अस्मिता मां दुर्गा को अपमानित करने का काम कि उनका कुछ पता ही नहीं है, वो दिलीप घोष करते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि साहब हम तो बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं। पूरे देश को बेरोजगार करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बंगाल को रोजगार देंगे। अरे भाई, जहां जहां आपकी सरकारें थी वहां वहां रोजगार दे दिया क्या आपने? वहां वहां बेरोजगारी की दर 0 पहुंच गई क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सच बात यह है कि गंगा मां का बेटा बंगाल जाते जाते बंगाल की बेटी हो जाते हैं। तमाम चैनलों में उस पर उनकी बहस होने लगती है। तो मेरा स्पष्ट रूप से एक ही कहना है दिनेश जी कि जिस तरीके की राजनीति छल, झूठ, कपट और प्रपंच की भारतीय जनता पार्टी करती है, और वो क्या नाम स्टेट करती है। जब बिहार में नीतीश कुमार जी विपक्ष के मुख्यमंत्री होते हैं तो वहां जंगल राज होता है, और जब नीतीश कुमार जी भाजपा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो वहां क्या नाम मंगल राज हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का छल कपट। आइए इन सब बातों का जवाब लेते हैं। आपने एक बात स्पष्ट कर दी, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, कि वहां अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों का या मोदी से नाराज लोगों का वोट किधर भी जाएगा तो वो आपकी पार्टी होगी, वो तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी। लोग ओरिजिनल कांग्रेस के पास जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। ये आपने कम से कम स्पष्ट किया। अब इस बात को लेकर मैं जाता हूं गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया, ऐसा क्या है जिसको आप सामने रखकर वहां बात कर सकें? इसीलिए क्योंकि पॉलिसी मैटर्स पर बात ना वो कर सकते हैं जो इनकम्बेंट हैं, इसलिए वो बातें कर रहे हैं, और आप जाहिर है उनकी बातों का ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। देखिए दिनेश जी, आप आज की अपनी चर्चा को ही देखिए। क्या ये खुद नहीं दर्शाती कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे मजबूत ताकत बन के उभरी है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टीएमसी पे बात नहीं कर रहे, उन्होंने पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी पे। और दुख की बात क्या है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी जो सीटें बांटा करती थी। हम तो कह रहे हैं हम 200 सीटें जीतेंगे। इनके प्रवक्ता की तो ये भी हालत नहीं है कि बता दे कि कितनी सीटें लड़ेंगे। ये लेफ्ट से मांगेंगे, लेफ्ट जो सीटें इनको लड़ने के लिए देगी उतनी सीटें ये लड़ लेंगे। और लोकसभा 2009 में इनकी 6 सीटें हुआ करती थी, जो 4 हो गई 14 में और 19 में हो गई 2। तो सिकुड़ती हुई कांग्रेस एक दिन मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढना पड़ेगा ये कहां है। दुर्गा मां के जो ये सम्मान की बात करते हैं, देखिए इनका तीर कहीं और लगना चाहिए था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन 3 साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी को, और न्यायालय के आदेश के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो पाया। तो किसने सम्मान नहीं किया? तो गौरव भाटिया कह रहे हैं कि सबके निशाने पर, जो पाले में उस तरफ खड़े हुए हैं, सबके निशाने पर देखिए भारतीय जनता पार्टी, और ये अपने आप में साबित करता है कि सबसे ताकतवर कौन है। सुरेंद्र राजपूत साहब आऊंगा,
आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन एक खबर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का ओवैसी के समर्थन का ऐलान। टीवी 9 भारतवर्ष से अब्बास ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, कल ओवैसी की रैली को हमारा समर्थन है, कहा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँच रहे हैं बंगाल में, मटिया बुर्ज में उनकी एक बड़ी रैली, आपकी जानकारी होगी। वो पिछली बार आए थे तो आपके पास भी आए थे। अभी ये सवाल उठ रहा है कि उनको लेकर के आपका क्या सोचना है, क्योंकि वो भी चुनाव में उतर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हिंदुस्तान के हर राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आसाद साहब का भी एक पार्टी है। तो जब हमारे फुरफुरा शरीफ में आए थे तब उन्होंने बोला जो आप भी एक पार्टी बना रहे हैं, आप फ्रंट बना रहे, उसके हमारा आपके साथ रहेंगे। और जो 25 तारीख को मिठियापुर में आ रहे हैं, बस आ सकते हैं, हमारे बंगाल में आना आ रहे हैं, आइए। और वहाँ का जितना लोग हमारा है, हमको मानते हैं, हमको फ़ोन किए हैं, हम बिल्कुल आप जाइए, साहब के साथ रहिए, साहब के पास रहिए। अभिषेक, आपकी जो ये बात हुई है हम देख रहे हैं, अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं ये सवाल कर रहा हूं। अभिषेक, एक बात मुझे ये समझाइए कि ये पीरजादा बहुत दिनों से सोच रहे थे कि असद के साथ वो कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनको समर्थन करेंगे, या गुजरात के नतीजों के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस के उनको लगा कि ये इस पार्टी को वेटेज दिया जाना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, हो सकता है ये यहां भी कमाल करे? देखिए दिनेश, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इसके पहले भी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है। ओवैसी यहाँ तक कि फुरफुरा शरीफ भी गए हैं, लेकिन दो डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि इस बीच में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की कांग्रेस और लेफ्ट से बातचीत चल रही थी और वो बातचीत मैटेरियलाइज नहीं हो पाई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस और लेफ्ट उनको कितनी सीटें दे रहे हैं, और ऐसे में अब उन्होंने ये क्लियर कह दिया है कि वो ओवैसी के साथ जाने को तैयार हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई इस बात को लेकर के चल रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे, उसको लेकर के बहुत बड़ी सियासी लड़ाई, उठापटक सब चल रही है। और अब जो उन्होंने ये बयान दे दिया है कि वो ओवैसी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक बोल दिया कि उनकी रैली में हमारे कार्यकर्ता जाके शिरकत करें, इसने राजनीति को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। और ये फिर बात वहीं आके टिक गई है कि मैसेज किसका है मुस्लिम वोटर्स के पास, वो किसकी ओर जाएंगे, और वो जिसकी भी ओर जाएंगे उससे सियासत में बड़ा असर आएगा। ये दोनों बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली हैं कि एक तो जो सीटें मांगी जा रही है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की तरफ से, वो जो ये कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ है उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि किधर वो जा सकते हैं और किस तरफ वो एक साइजेबल चंक बना सकते हैं। अब मैं जरा अजमल साहब से समझूं, अजमल साहब किधर जाएंगे मुसलमान वोटर्स? देखिए, मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ रहा, मुसलमान वोटर टीएमसी के साथ रहा, मुसलमान लेफ्ट के साथ रहा। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि तमाम गवर्नमेंटों ने जो कमेटियां अपॉइंट करी और जिन्होंने मुसलमानों की हिंदुस्तान में हालत बताई है, उस बात को कहने के लिए एक मुस्लिम लीडर अगर खड़ा हो गया तो परेशानी है। अब मुस्लिम वोटर ये तय करेंगे किसके साथ जाएंगे। हम तो, हमारी पार्टी तो लगातार कह रही ना पिछले 2 साल से कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। अब वोटर को डिसाइड करने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा मालूम हो जाएगा कि कौन किसके साथ गया। अजमल जी, एक बात बताइए, मान लीजिए कोई सीट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ये जो गठजोड़ है कांग्रेस और लेफ्ट का, तो आप इन्हीं के साथ रहेंगे, या आपको लगता है कि सबको आजमा लिया है, कांग्रेस को आजमा लिया है, टीएमसी को आजमा लिया है, तो इस तरीके के किसी गठजोड़ में आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये राजनीति है। हमने 2 साल पहले डिक्लेयर किया था कि हम बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे। पीरजादा साहब से मिलने ओवैसी साहब गए, वो बातें आपने देखी सुनी। आगे कैसे राजनीति आगे बढ़ती है उस पर तय हो जाएगा। बहरहाल हमारा ये कहना कि हम वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये तय है, वहां इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। ममता बनर्जी ये कहती रही कि अगर हैदराबाद की पार्टी मुसलमानों के वोट ले लेंगे और बीजेपी ले लेगी हिंदुओं के वोट, तो मैं क्या कच्चे केले खाऊंगी। अब जरा सुपर्णो मोइत्रा जी से इसका मतलब समझ लें। सुपर्णो मोइत्रा साहब, लेकिन अजमल जी तो कह रहे हैं कि मोह भंग हो चुका है, तृणमूल से भी कांग्रेस से भी। आ रहा हूं सुरेंद्र जी, इसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा, तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। सुपर्णो जी, सवाल आपसे। दिनेश जी, 10 साल से पहला तो मैं बहुत ध्यानपूर्वक पहला वाला बात भी सुना, लेकिन उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि समय कम है। अभी आपने जो सवाल पूछा उसका सीधा जवाब देने की कोशिश करूँगा। 10 साल हम लोगों ने सरकार चलाए हैं
और हमारा जो चीज़ हम लोग कल्याणकारी योजनाएं लेके आए थे और आध्यात्मिक संरचना भी हम लोग स्थापित किए यहाँ पे, और 10 साल काम करते करते ये भी है कि काफ़ी सारे खामियां भी रहेगी। कोई भी सरकार काम करेगा तो उसमें खामियां भी रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी खामियां हैं, हमारा सोच में कोई खामियां नहीं है। हम लोग सबसे प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग जो लोग हैं वो किसी धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश नहीं करते। जो भी खामियां हम लोगों में रही होगी, हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा और आगे सबको लेके आगे जाना बहुत पड़ेगा। अच्छा लक्षण है, लेकिन हम सुपर्णो लोग जी। ध्रुवीकरण का राजनीति नहीं करते। ठीक है, आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। वो दुलत्ती वाली बात जो कही थी पहले गौरव भाटिया ने, तो फिर मैं उस पर भी आपसे कम से कम सवाल अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि ये क्या हो गया कि सिंगूर और नंदीग्राम को सिंगूर नंदीग्राम बनाने में, उस आंदोलन को बड़ा बनाने में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बड़ी भूमिका थी और उनका मोह एकदम भंग हो गया। आपसे बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर हम बड़े भाई हैं तो हमको ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा छोटे भाई को कैसे करके हमारे साथ शामिल किया जाए, इतना ही हमारा कोशिश रहेगी। ठीक है, अब जरा मैं सुरेन जी से भी जान लूं। सुरेन जी, आपको भी गिनती में नहीं रखा जा रहा है, मुसलमानों के तारतम्य में बात कर रहा हूं मैं। दिनेश भाई, मेरी तो आपत्ति आपसे भी है, चैनल से भी है और उन सब लोगों से है जो हिंदुस्तान के जो संविधान सम्मत वोटर को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। जैसे आपने भी अभी चाहे गलती से कहा हो या जबान फिसल गई हो कि मुसलमान वोट, हिंदू वोट, सच बात यह है कि हिंदुस्तानी का वोट पड़ता है, ना हिंदू का पड़ता है ना मुसलमान का पड़ता है। 77 में अक्सरियत में कांग्रेस के खिलाफ मुसलमान ने भी और हिंदू ने भी, सबने जनता पार्टी को वोट दिया था। अक्सरियत में 89 में कांग्रेस के खिलाफ हिंदू ने भी मुसलमान ने भी जनता दल को वोट दिया था। आप मेरी बात को समझिए, ये सब बातें अपनी जगह पर अच्छी नहीं लगती हैं। बंगाल हो चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया हो, यहाँ का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर पोल करेगा, झूठ पर वोट करेगा, सच्चाई के साथ वोट करेगा। जिन लोगों ने उन लोगों को बेरोजगार किया है, जिन्होंने उनके कामगारों को पैदल चलने पर मजबूर किया है, जिन्होंने छल किया है, कपट किया है और प्रपंच किया है भारतीय जनता के साथ में, उनके खिलाफ वोट करेगा। अच्छी बात तो मेरे को ये लगी सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब कि आपने अजमल खान साहब के बयान पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने हिंदू मुसलमान के साथ शुरुआत की तो कम से कम उनके लिए आपने दरवाजा खुला रखा हुआ है। दूसरे उत्तर दक्षिण बेशक किया जाए, विभाजनकारी राजनीति की अगर बात हो रही है तो उत्तर दक्षिण बेशक किया जाए, और हम लोग तो आपके पंचिंग बैग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जरा इसको लेकर अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, जरा ये समझाइए, आप सब जगह घूम रहे हैं बंगाल में, ये जो एक ट्रीटमेंट है, एक तो मुसलमान वोटर को एन ब्लॉक समझना, ये समझना कि ये मोनोलिथिक वोट है, जिसकी तरफ जाएगा एक तरफ जाएगा, वो टैक्टिकल वोटिंग के हिसाब से। दूसरे ये समझना कि किसी एक को जाता था अब उसको नहीं जाएगा, किसी दूसरे को एक साथ जाएगा। ये ठीक धारणाएं हैं क्या? देखिए, एक बात दिनेश समझना होगा कि एक होता है रियलिटी में बात करना, एक होता है कि हवा में बात करना। ये सब हवाई बातें हैं कि सारे वोटर हिंदुस्तानी है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड रियलिटी ये है कि राजनीति का डिवीजन हो चुका है, ध्रुवीकरण हो रहा है और दोनों ओर हो रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम वोटर हैं जो रियलिटी हैं। असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार उन्हीं सीटों पर क्यों मेहनत कर रहे हैं जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं, ये सवाल सबको पता है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उन्हीं सीटों पर क्यों जोर लगा रहे हैं जहां पर ज्यादा उनकी मेजॉरिटी है? जो रियलिटी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमारे आंखें बंद कर लेने से रियलिटी बदल नहीं जाएगी। और रियलिटी यही है कि यहाँ पर खालिस तौर पर जो मुस्लिम वोट हैं उनकी सियासत चल रही है। दूसरी ओर ध्रुवीकरण में दूसरी तरफ की जो ताकतें हैं वो हिंदू वोट को पोलराइज कर रही हैं, और ये चल रहा है और इसका फर्क पड़ेगा। देखिए, ये आसान बात नहीं है, और इसीलिए टीएमसी इस बात को लेकर परेशान है, इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट परेशान है। ये दोनों ही चाहते हैं कि ये तबका उनके साथ में आए, और इसीलिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का ये कहना है कि उनको टीएमसी की ओर से भी सिग्नल भेजे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चंक है, और इस बड़ा चंक किसके साथ जाएगा? ओवैसी क्या बंटवारा कर देंगे? अगर बंटवारा कर देते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा टीएमसी का। अगर ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मिल जाते हैं तो नया समीकरण बन जाएगा। तो ये अभी मसला चल रहा है दिनेश, ये मसला चल रहा है। आपने कहा कि ये महत्वपूर्ण है, और ये साइजेबल चंक किसके पास जाएगा? हो सकता है कुछ और पार्टियों के पास जाए, लेकिन साइजेबल किसके पास जाएगा? गौरव भाटिया के पास मैं इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूं। गौरव भाटिया, समावेशी राजनीति की बात आप लोगों ने कई बार अंडरलाइन करके
कही है, लेकिन उसके बावजूद ये यहां नजर क्यों नहीं आता है, या लोगों को नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली ये है वोटर्स के बीच में? दिनेश जी, अब किन लोगों की आप बात कर रहे हैं इस पे भी निर्भर करेगा। जहां तक पश्चिम बंगाल के वोटर हैं या देश के वोटर हैं, उनको तो दिखाई दे रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक दल है, और मैं सही में आपत्ति दर्ज करता हूं किस तरह से खुल्लम खुल्ला आपके चैनल पे कहा जा रहा है मुसलमान वोट, मुसलमान वोट। आप सोचिए दिनेश जी कि अगर हिंदू सारे जागृत होके धर्म के आधार पे वोट करने लगे तो ऐसी सांप्रदायिक पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाए। कांग्रेस पार्टी आज हमें प्रवचन दे रही है, मनमोहन सिंह जी की इज्जत भी नहीं करती। उन्होंने तो लाल किले से कहा था कि पहला हक देश के संसाधनों पे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का है, और राहुल गांधी मुस्लिम पार्टी बताते थे कांग्रेस को। लेकिन आज जो मुद्दा है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का खात्मा अब बहुत पास है। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्व समावेशी नीतियां हैं, उसी का वहां पे उजागर होना। पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव मांग रही है। तोलाबाजी, सिंडिकेट, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है वहां पे लोगों को, और किसी की हिम्मत नहीं पुलिस वर्दी में जो है प्रदर्शन करती है। आप बताइए दिनेश जी, कोई और प्रदेश हो जहां पुलिस वर्दी पहन के प्रदर्शन करे? मतलब ये हो नहीं सकता, ये केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और इसीलिए कल हमने देखा, जो आपने बात उठाई कि अभिषेक बनर्जी के घर किस तरह से ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी गई। क्या छुपाना चाहती थी, क्या छुपा रही थी? विषयांतर होगा सर। जरा आपने जो बातें कही हैं सुरेंद्र राजपूत उसका जवाब देना चाहते हैं, उसके फौरन बाद में अजमल साहब आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक आप तैयार रहिएगा। पिंजरे का तोता नहीं ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट। तोता नहीं है, तोता नहीं है, कभी हुआ करता था, गौरव भाटिया कह रहे हैं। जी सुरेंद्र सिंह राजपूत। पहली चीज, 3 बातें कहता हूं। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी से सांप्रदायिक पार्टी और धर्म के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी कोई नहीं है। नंबर 1, इन लोगों ने तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम को भी राजनीति का विषय बना दिया, वोट का विषय बना दिया। हमारे आधार श्री राम को इन लोगों ने शुद्ध रूप से गली गली चंदाजीवी होते हुए बेच रहे हैं ये लोग। ये आपके सामने है। नंबर 1, तो इनके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। दिलीप घोष के बयान के बाद, जो इस समय बंगाल के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मां दुर्गा का अपमान भी किया और जिन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि वो तो राजा हैं, भगवान नहीं हम मानते, और हम उनका मंदिर नहीं बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, उनके एंसेस्ट्रल्स हैं हमारे पास, और हम राजनीति में राम को खुल्ला इस्तेमाल करेंगे। सुरेंद्र जी, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, वो आवाज गौरव भाटिया को पहुंचनी आवश्यक है, और गौरव भाटिया भी सुन नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इशारा करके बताया, तो मैं इंश्योर करूं कि जरा आप जब बोलें तो उनको आवाज जाए। तब तक मैं जरा जाता हूं अजमल खान साहब के पास। अजमल खान साहब, हमेशा मुसलमान वोट, हिंदू वोट ये बात हुई, लेकिन उसके बरक्स ये बात भी होती रही कि देखिए वोटर्स को यूं देखा जाना सेकुलर कंट्री में ठीक नहीं है। असलियत यह है जो अभिषेक ने बताई कि यह हकीकत है और इससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। अपीजमेंट का आरोप लगता है ममता बनर्जी पर, उसके बावजूद मुसलमान नाखुश हैं ममता बनर्जी से। देखिए, ऐसे लोग ये बात कह रहे हैं कि जनसंघ का दीपक बुझ जाने के बाद, 2 पार्टियों पे बीजेपी, 2 सीट पे बीजेपी सिमटने के बाद हिंदुत्व लेके आई, और वो हिंदुत्व कहां पैदा हुआ? आरएसएस में, जिसके लीडरों का, गोवलकर का कहना है कि भगत सिंह की तरह बलिदान मत दो, इस देश के लिए भगत सिंह की तरह जान मत दो, जान बचा के रखो, मुसलमानों से लड़ना है। ऐसी बड़ी सांप्रदायिक पार्टी और हिंदुओं का 40% माइंड हैक करने के बाद धर्म के आधार पर वो लोग बताएंगे तो कांग्रेस ठीक है ना? देखिए मेरी बात सुनिए, और इसी पर ये आज तक राजनीति करते रहे हैं, सिवाय मुस्लिम दुश्मनी के इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और उसी बात को लेकर आज वो बंगाल में भी गए हैं, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार। मेरा सवाल कुछ और था अजमल भाई, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि ममता बनर्जी पर अपीजमेंट का आरोप लगता है, और आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने भी ख्याल नहीं रखा, कांग्रेस को आपने नंबर नहीं दिए, ममता को नंबर नहीं दिए। आपने मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इन्हीं गवर्नमेंटों की अपॉइंट की हुई कमेटियां, इन्हीं गवर्नमेंटों की अपॉइंट किए हुए कमीशन की रिपोर्टें हैं। उन्होंने कहा दिक्कत कहां पे आ गई। पहले आरोप ये लगता था हमारे पार्टी अध्यक्ष पे कि हैदराबाद में रहते हैं, एक मुस्लिम लीडर निकल के हैदराबाद से मुसलमानों की बात कहने के लिए, जो इन सारी सेकुलर कमेटियों की, सेकुलर सरकारों की अपॉइंटेड कमेटी ने कहा था मुसलमानों के शैक्षिक
इकोनॉमिक ठीक, स्तर पर ठीक। बात करनी शुरू करी तो परेशानी हो गई, हम ठीक है। सांप्रदायिक हो गए, और जो ठीक। सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी हिंदुत्व को पैदा करके जिंदा हुई है और हुकूमत में है, उस पर बात ही नहीं होती, वो डेवलपमेंट करने लगे। तो हिंदू इतने बड़े झूठे हिंदू प्रयास किए हिंदू आपको। हिंदू ये शब्द हमेशा हेटरेट के साथ क्यों लिया जाए, या हिंदुओं के हिंदुत्व आरएसएस का हिंदू या हिंदुत्व इसको लेकर हेटरेट क्यों रखी जाए? अभिषेक उपाध्याय के पास लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं। अभिषेक उपाध्याय, ये बताइए, कई बार ये बात की गई कि एक ग्राउंड स्वेल है और उसको कई पार्टियां महसूस नहीं कर रही हैं। ग्राउंड स्वेल ये कि अभी तक जो ये समझा जाता रहा कि परंपरागत रूप से मुसलमान या तो कांग्रेस को वोट करता रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी विकल्प वो सोचता रहा है। एक साइलेंट वोटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मुसलमानों में, जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका और रवैया है उसको पसंद कर रहा है और उनके साथ होता जा रहा है। क्या इस बात को ये उतना बड़ा नहीं है, साइजेबल नहीं है कि खातिर में लाया जाए, या ये पार्टियां सुविधा के हिसाब से देखना नहीं चाहती? देखिए दिनेश, मुस्लिम वोटर्स के बीच में एक बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है और उस चर्निंग को समझना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल उनका रहा है वोट करने का तरीका, वो उससे हट रहे हैं। इस डर से बाहर निकल रहे हैं कि हम अगर इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देंगे तो परिणाम में कोई और जीत जाएगा, और ये टूट रहा है। ये बिहार में हमने देखा टूटते हुए, बिहार में किस तरह से जो सीमांचल में ओवैसी को जीत मिली, गुजरात में देखा, और बंगाल में ये भी चल रहा है। आप सोचिए, पीरजादा अब्बास जो सिद्दीकी हैं वो हमको इंटरव्यू में यहाँ तक कह चुके हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं। वो उल्टा ये बात कह चुके हैं कि ममता तुष्टीकरण कर रही है, ममता बनर्जी मुहर्रम को इजाजत देती हैं और दुर्गा पूजा को नहीं देती। ये आवाज उनकी ओर से उठ रही है। तो ये अंदर अंदर सोच बदल रही है, तमाम नए क्षितिज दिखाई पड़ रहे हैं, और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अब जब सुपर्णो मोइत्रा जी से मैं ये समझ लूं, सुपर्णो मोइत्रा जी, क्या आप लोगों को भी इस बात से फिक्र है क्या AIMIM की एंट्री, वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का उनके साथ हाथ मिला लेना? क्योंकि अभी तक जो AIMIM की जहां रैली होने वाली है उसको इजाजत नहीं दी है वहां की सरकार ने। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल लोकतंत्र में चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए किसी दल का भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और हमारा दल का भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दो बात मैं आपको कहना चाहता हूं दिनेश जी, आपके ज़रिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं, वो एक अच्छे वकील भी हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि 2-3 चीज़ हुआ है। वो वंशवाद के बारे में बात कर रहे थे। आज एक घटना हिंदुस्तान में शायद पहली बार हुआ है, जो कि पहली बार एक किसी प्रधानमंत्री जो कि जीवित है, उनके नाम पे मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक दूसरा चीज़, दिशा रवि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कि दिशा रवि के बारे में जो बाकी सब कहते हैं उनको छोड़ दिया है, और हम लोग उस जज के बारे में वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, समय क्या आ गया, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसे बन गया कि सच अच्छा काम करने के लिए भी वाहवाही करना पड़ रहा है, क्योंकि जो माहौल उन्होंने बना दिया कि किसी को भी वो गिरफ्तार करते हैं, किसी भी को भी राष्ट्रद्रोही कहते हैं। कुल 3 मिनट बचे हैं। अपने सारे मेहमानों के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं। गौरव भाटिया से आपने जो सवाल पूछे हैं, जरा जवाब ले लें उसका। गौरव भाटिया, बीजेपी वही कर रही है जो दूसरी पार्टियों की तरफ वो अलेज करती रही है आज तक। सबसे पहले तो देखिए, सुपर्णो जी से मैंने पूछा कि आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लागू हुई, विकास क्यों नहीं पहुंच रहा केंद्र सरकार का। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सुपर्णो जी बहुत आदर से, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, मीठा बोल रहे थे। दिनेश जी ने जो बात कही थी, मैं भी सहमत हूँ। मुझे भी थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि आप इतने मिठास से बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के प्रवक्ता है। आप मुझे बताइए, कोविड के वैक्सीन वहाँ गए थे, क्यों ट्रक को रोका गया? आप बताएंगे? क्या बंगाल की जनता का हक नहीं है कि उनको कोविड का वैक्सीन जो है मिल जाए? और जहां तक आपने बात करी है कि जो स्टेडियम है वो प्रधानमंत्री जी के नाम किया गया है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जो स्टेट की क्रिकेट बॉडीज होती हैं, ये स्टेट के अंडर में आती हैं? स्टेट होती हैं सरकार के अंडर में। BCCI का जजमेंट पढ़िएगा, ये उनका अधिकार है कि वो क्या करें। और मायावती के पुतले जब लग रहे थे, तब आप लोग जो है बिल्कुल चिंतित नहीं थे, बल्कि मायावती के साथ तो कर्नाटका में ममता बनर्जी दिखाई दे रही थी, गलबलिया करते हुए, हाथ उठाते हुए। तो ऐसा क्यों है?
मतलब ये दोहरे मापदंड बंद होने चाहिए और विकास की जो धारा है, केंद्र ठीक है। की जो योजनाएं हैं, वो पश्चिम बंगाल में इसलिए रोकी जा रही हैं ठीक है। कि आदरणीय ठीक है। मोदी जी ठीक। कहीं और ज्यादा दिलों में जगह ना बना ले बंगाल। ठीक है सुपर्णो जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने हाथ उठाया है, बशर्ते वक्त रहे मेरे पास। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं। अब जारी है गौरव भाटिया को आवाज, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप जल्दी से। देखिए, जो बात कहते हैं ना कि बात से बात की गहराई चली जाती है और झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी एक झूठ का पुलंदा लेकर के चलते हैं। भगवान श्री राम को वो राजा राम बनाते हैं, और खुलेआम दिलीप घोष कहते हैं कि क्या नाम, भगवान राम नहीं, राजा राम हमारे लिए राजनीति का विषय है और हम खुल्लम खुल्ला राजनीति करेंगे उनके नाम पर, खुल्लम खुल्ला राजनीति करेंगे। उसके बाद भी ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियां सांप्रदायिक की राजनीति करती हैं। सांप्रदायिक की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी यहां से कहां तक पहुंची और इस देश को कहां से आज कहां तक आपको याद आ पहुंचा रही है दिया है, भगवान राम वो भी देखने की बात। संसद में जो प्रधानमंत्री एक सम्मानित महिला सांसद को सुपर्णखा कहता हो और उसके बाद उसकी पार्टी के लोग महिला पार्टी ने सम्मान की हलफनामा बात लिया। करते हैं, ठीक है। उसकी पार्टी के लोग दोहरे मानदंड ठीक है, हमारे की पास या वक्त दोहरे बेहद कम है। मानदंड अजमल खान साहब के पास भी जाना है, बहुत जल्दी से गौरव भाटिया इसका जवाब अगर आप दें। हेलो, देखिए, मैं इतना कहूंगा कि ना 1 में ना 13 में भीख का कटोरा लेके लेफ्ट के सामने है, लेकिन दे आर लेफ्ट आउट। कितनी सीटें मिलेंगी इनको ठीक है। ये भी नहीं पता है, ना लेफ्ट इनका कोई कितनी राजनीतिक सीटें देगा ये भी पता नहीं है। विभाजन की राजनीति और लेफ्ट के साथ तो लेफ्ट आउट हो गए। ठीक है अजमल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजमल जी, आपने अपनी बात में यह कह दिया, इशारा कर दिया है कि राजनीति में किसी गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब किसके साथ क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इससे आपको कोई ऐतराज नहीं है, बेशक वो कांग्रेस के साथ या टीएमसी के साथ आने वाले दिनों में कोई कॉम्बिनेशन बने, राइट? देखिए, कॉम्बिनेशन राजनीति में हमेशा ओपन रहता है, इसमें कौन सी बात। चलिए, ये इशारा भी साफ हो गया कि आने वाले दिनों में क्या होगा, सत्ता बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा, इसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन फिलहाल ना तो तृणमूल कांग्रेस से ना कांग्रेस से वो खुश हैं। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात एक सच है कि जनता को वोटर्स के तौर पर देखा जाता है, इंसान वोटर के तौर पर देखा जा रहा है और वोटर में हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। लेकिन कई बार ये कह दिया जाता है कि सेकुलर देश में ये बात नहीं की जानी चाहिए। क्या आइडियोलॉजी की बातें और यथार्थ को एक तरफ रखकर बातें होंगी, या आइडियोलॉजी के में कहां पर यथार्थ को फिट कर दिए जाने का वक्त आ गया है? अब ये भी देखा जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।